खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये तीसरी क्लास है। जैसा कि इसके पहले आपको बताया गया था 1931 में, याद रखिएगा 1931 में, याद रखिएगा जो है गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। अब आगे क्लास लेने से पहले थोड़ी सी पीछे क्लास में रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सरोजिनी नायडू दो महात्मा कहती हैं। किसे महात्मा कहती हैं? गांधी जी इरविन को महात्मा कहती हैं। गांधी इरविन समझौते में क्या होता है कि एक तो पहली बात कि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा वापस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी बात जो है, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये तैयार हो जाते हैं। तीसरी बात क्या होता है कि नमक ये बना सकते हैं सिर्फ अपने आवश्यकता के अनुसार। चौथी बात क्या होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये अपना धरना दे सकते हैं। पांचवी, गांधी जी क्या समझौता करते हैं? कहते हैं कि जो है जो लोग राजनीतिक गतिविधियों में के कारण जो है जेल में बंद हैं उनको रिहा कर दिया जाए, उन लोग को छोड़कर जो है हिंसा में शामिल थे। ठीक है, ये तमाम जो है गांधी इरविन के बीच समझौता होता है। समझौता ये 5 मार्च 1931 को होता है। ध्यान से सुनिएगा बात। यहाँ गांधी जी से प्रश्न उठता है। प्रश्न क्या होता है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और 26 मार्च से लेकर 31 मार्च 1931 तक जो है कराची अधिवेशन होता है और इसी बीच 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। इसमें आक्रोश होता है युवाओं को और यहाँ एक प्रश्न उठता है, युवाओं द्वारा एक प्रश्न पूछा जाता है कराची अधिवेशन में कि आपने जब गांधी इरविन के बीच समझौता किया, आपने जेल में बंद कैदियों को बाहर निकालने के लिए बात किया, तो आप चाहे होते तो जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी इनके विषय में कुछ बातें करके उन्हें भी जेल से बाहर निकाल सकते थे या उनकी जो है क्षमा को माफ करवा सकते, कुछ भी करवा सकते थे, लेकिन इस मुद्दे पर आपने कुछ कहा ही नहीं। और 1931 में जब कराची अधिवेशन होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब उसके अध्यक्ष होते हैं, तो याद रखिएगा वहाँ जो है कराची में जो है काले झंडे दिखाए जाते हैं। इनको काले झंडे दिखाए जा सकते हैं। वही महात्मा गांधी का स्टेटमेंट आता है कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मर सकता। याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब यह है कि कराची अधिवेशन में इनका पूर्ण रूप से विरोध होता है। यहाँ तक की क्लास तो हम लोग ले लिए थे। आगे हम लोग आइए देखते हैं आगे की क्लास को। ठीक है, आगे याद रखिएगा गांधी जी इस जो है गांधी इरविन समझौते से जो है आप जो है ब्रिटेन जाने को, गोलमेज सम्मेलन में जाने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ से गोलमेज सम्मेलन की क्लास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ी लंबी है लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन पूछता है कितनी बार हुआ, तो याद रखिएगा 3 बार हुआ। किस लिए हुआ? तो भारतीयों को और उनके हैसियत के बराबर जो है दर्जा देने के लिए, यानी भारतीयों को बराबरी की हैसियत याद रखिएगा देने का दर्जा के लिए। इसमें 3 याद रखेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और जो याद रखिएगा जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इसमें सबसे अधिक प्रश्न आते हैं याद रखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से। और प्रश्न क्या आते हैं? सबसे पहला प्रश्न आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखिएगा दूसरे में भाग लिया था। अब प्रश्न यह आता है कभी कभी किस वर्ष कौन सा हुआ था? याद रखिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, याद रखिएगा द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में। क्रम याद रखिएगा। ठीक है, जो पूछा जाता है शॉर्टकट में मैंने नोट कर लिया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा 1930 में, नवंबर 1930 में। अध्यक्ष कौन होते हैं? रेग्जे मैकडोनाल्ड। और उद्घाटन याद रखिएगा कौन करते हैं? जॉर्ज पंचम द्वारा होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन। ठीक है, क्या निष्कर्ष निकला इसमें? निष्कर्ष कुछ नहीं निकला क्योंकि एकता का अभाव था, इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकला। नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, महात्मा गांधी इरविन समझौते के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी हमने आपको बताया था। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में देखिए क्या प्रश्न आएगा कि जो है 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक याद रखिएगा ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। कांग्रेस केवल इसी में भाग लेती है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद आप देखेंगे कांग्रेस के प्रतिनिधि गांधी जी ने, यानी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जो है गांधी जी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधि थे। याद रखिएगा इस सम्मेलन में आपसी एकता का अभाव होता है क्योंकि सभी लोग पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। गांधी जी वापस आकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण तथ्य कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट मैं यहाँ लिख देता हूं। गांधी जी SS राजपूताना जहाज से पहुंचते हैं। गांधी जी किंग्सले हॉल में ठहरते हैं और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत सेंट पॉल पैलेस लंदन में होती है। याद रखिएगा प्रश्न पूछा हुआ है। फ्रैंक मॉरिस याद रखिएगा एक ब्रिटिश पत्रकार थे। तो फ्रैंक मॉरिस का एक कथन यहाँ आता है कि अर्धनग्न फकीर के द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बातचीत हेतु सेंट पॉल पैलेस के सीढ़ियों पर चलने वाला दृश्य क्या है? अद्भुत है।
ठीक है, याद रहे गांधी जी को अर्धनग्न फकीर जो है फ्रैंक मॉरिस कहते हैं, याद रखिएगा, चर्चिल नहीं, कहीं कहीं चर्चिल लिखा हुआ है लेकिन यही सही है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा हुआ भी है और ये सही भी किया गया है। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो फ्रैंक मॉरिस ने कहा। नेक्स्ट आप देखेंगे हिंदुस्तानी महिलाओं का प्रतिनिधि जो है सरोजिनी नायडू ने किया और राष्ट्रीय दल का प्रतिनिधि जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन देखेंगे आप लोग, और ये दूसरा फेल क्यों हो जाता है? कारण क्या है? इस फेल होने का कारण क्या है कि अलग अलग जो है सब लोग निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। आपने देखेंगे इसमें भी क्या होता है, दूसरे में भी आपसी एकता का अभाव होता है क्योंकि सभी लोग पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। अब इसके बाद क्या होता है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। इससे प्रश्न क्या आएगा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक होता है। इस सम्मेलन में श्वेत पत्र रिपोर्ट जारी की गई जिसमें 1935 का भारत शासन अधिनियम हेतु ठोस योजना के अंतिम स्वरूप को पेश किया गया था। इस अधिनियम के बनते ही कई क्षेत्रीय पार्टियां भारत में बनी। हम लोग देखेंगे सांप्रदायिक पुरस्कार 1932, ठीक है, इसको समझा जाए और जो है आपको धीरे धीरे जो है ये सांप्रदायिक पुरस्कार जो है प्रधानमंत्री रैग्जे मैकडोनाल्ड ने किया था। और याद रखिएगा इन लोग की एक नीति थी, फूट डालो और राज करो, उसी नीति के तहत ये लोग क्या करते थे, सारा काम करते थे, ठीक है। तो 1932 में क्या होता है इसमें देखा जाए, आइए 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार घोषणा होता है और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैग्जे मैकडोनाल्ड ने कैम्पनियल अवार्ड जारी किया था। क्या किया था? कैम्पनियल अवार्ड जारी किया था। सांप्रदायिक पुरस्कार घोषणा अंग्रेजों का बांटो और राज करो की नीति का एक भाग कहा जाता है। सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 में अनुसूचित वर्ग और मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही गई थी। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिक पुरस्कार के कारण गांधी जी यरवदा जेल में अमरण अनशन 20 सितंबर 1932 से प्रारंभ करते हैं। याद रखिएगा 20 सितंबर 1932 से प्रारंभ करते हैं और यही आगे देखेंगे पूना समझौता होता है 5वें दिन बाद, यानी 6वें दिन याद रखिएगा होता है, यानी कह सकते हैं 5वें दिन बाद या 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता होता है। यहाँ एक प्रश्न छुपा हुआ है, प्रश्न अगर ऐसे आ जाए पूना समझौता किससे किसके बीच में होता है, तो याद रखिएगा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। लेकिन पूना समझौता पर सिग्नेचर कौन कौन करता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते हैं। और कौन करता है याद रखिएगा, और जो है उनके बाद जो है मदन मोहन मालवीय उनके साथ होते हैं, ठीक है, ये भी प्रश्न आता है। तो आइए इसमें देखते हैं कि पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 26 सितंबर 1932 को एक समझौता होता है जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। क्या समझौता होता है देखा जाए, इस समझौते के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को समाप्त करके एक साथ चुनाव की बात पर सहमत हुए। पूना समझौता में प्रांतीय विधानमंडलों ने दलित वर्ग के 71 स्थानों से बढ़ाकर 148 आरक्षित की। दूसरे केंद्रीय विधानमंडल में 16% सीट जो है दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया। क्या आप इससे समझते हैं, यानी महात्मा गांधी जो है ये समझौता जो करते हैं, और इसमें याद रखिएगा यरवदा जेल में इस समझौते पर सिग्नेचर कौन करते हैं, मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी रहते हैं, और कौन करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जो है इस समझौते में क्या होता है कि जो है ये चुनाव में अपना जो है सीट इन्होंने बढ़वा लेते हैं, 71 सीट से 148 सीट आरक्षण ले लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और केंद्रीय विधानमंडल में याद रखिएगा 18% सीट दलित वर्ग के लिए आरक्षित करते हैं। गांधी जी के यरवदा जेल पूना में होने के कारण पूना समझौता पर हस्ताक्षर ये पूछा हुआ है मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी जो है के बीच जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं, ये लोग करते हैं, यानी गांधी जी इस पे सिग्नेचर नहीं करते हैं। राजा जी किसे कहा जाता है, सी राजगोपालाचारी को याद रखिएगा राजा जी का नाम से जाना जाता है, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम और आखिरी गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे यही क्या होता है कि एक शुरू से एक आदत रहा है कि अनुसूचित जाति को याद रखिएगा लुभावना वोट पाने के लिए या लुभावने के लिए अलग अलग संघ की स्थापना होती है, महात्मा गांधी द्वारा भी होती है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भी होती है। जो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है इसमें, यहाँ देखेंगे आप कि अखिल भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ या अखिल भारतीय हरिजन छुआछूत विरोधी की स्थापना 1932 में होती है, जिसके संस्थापक गांधी जी और अध्यक्ष जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला होते हैं, ठीक, गांधी जी करते हैं। इस बीच गांधी जी अपनी पत्रिका हरिजन को निकालते हैं। भारत में दलित वर्ग
दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते हैं। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भी दलित वर्ग संघ की स्थापना की जाती है। और महात्मा गांधी द्वारा भी, याद रखिएगा, अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ, याद रखिएगा, या अखिल भारतीय हरिजन छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना 1932 में होती है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? घनश्याम दास बिरला होते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, इसके विषय में थोड़ा समझ लीजिएगा, फिर आगे हम लोग इसको चर्चा करते हैं। याद रखिएगा, अंग्रेजों ने जितना भी अधिनियम एक्ट निकाला उसमें सबसे लंबा यदि पूछेगा तो 1935 का है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, कुछ बातें आपको यहाँ इस एक्ट के तहत जानना चाहिए। जैसे भारत आजाद कब होता है? आप सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को। लेकिन भारत का कानून कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को। आखिर 3 साल ये देश कैसे चला? तो 3 साल ये देश 1935 के अधिनियम के तहत ही चला। याद रखिएगा, जैसा कि आप जानते होंगे कि गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के बाद जो है, जब कैनिन आते हैं तो कैनिन भारत के वायसराय बन जाते हैं। और पुनः 1935 के अधिनियम से, याद रखिएगा, दोबारा वायसराय से ये लोग गवर्नर जनरल कहे जाते हैं। तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि अभी जब वायसराय हो गए तो गवर्नर जनरल क्यों कहे जाते हैं? तो इस एक्ट के बाद से कहे जाते हैं। महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार इसी एक्ट से मिला। याद रखिएगा, बर्मा अलग हो गया भारत से, याद रखिएगा, इसी एक्ट के तहत हुआ। यानी इस एक्ट को जब देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो उनका एक स्टेटमेंट आता है कि यह एक्ट, यानी 1935 का एक्ट, याद रखिएगा, का भारत ऋणी है, भारतीय संविधान ऋणी है, क्योंकि 3 साल इसने देश चलाया। लेकिन सी राजगोपालचारी, याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस एक्ट का विरोध करते हैं और अलग अलग अपना स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग डिटेल इसमें पढ़ा जाएगा। 1935 का एक्ट में क्या क्या बातें पूछी जाती हैं वो सब इसमें शामिल कर दिया जाए। आइए सबसे पहले हम देखते हैं 1935 के एक्ट में। भारत शासन अधिनियम 1935 की शुरुआत साइमन कमीशन के नियुक्ति के साथ ही हो गई थी। 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। ठीक है, सॉरी, इस अधिनियम में प्रांतों में दैश शासन समाप्त करके केंद्र में दैश शासन लागू किया गया। हस्तांतरित व आरक्षित विषयों का प्रावधान किया गया। परिणाम स्वरूप 1937 में विधानसभा चुनाव किया गया और 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों की संख्या 11 थी। याद रखिएगा, 1935 के अधिनियम के द्वारा वर्मा देश को भारत से अलग कर दिया गया, बताया गया था। 1935 का अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का जो है अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम था। ये भी आपको चर्चा कर चुके हैं। 1935 के अधिनियम के आधार पे भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण किया गया। 1935 के अधिनियम से संबंधित प्रमुख कथन निम्नलिखित है। याद रखिएगा, पहला कथन क्या आता है? सी राजगोपालचारी का कथन। क्या कथन आता है? कि 1935 का अधिनियम दैश शासन से भी बुरा है। याद रखिएगा, दैश शासन अंग्रेजों ने लगाया था, जानते होंगे, इसके वीडियो पहले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। यही देखिएगा, पंडित नेहरू भी जो है एक कथन आता है कि 1935 का अधिनियम दासता का अधिकार पत्र है। पंडित नेहरू ने 1935 के अधिनियम को एक ऐसी मशीन बताया जिसमें ब्रेक तो अनेक है लेकिन इंजन कोई नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट उनका आता है। जिन्ना का कथन क्या आता है कि 1935 का अधिनियम पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत है। सोचिए, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है, लेकिन भारत का कानून 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 1947 से 1950 के बीच भारत, जो याद रखिएगा, 1935 के अधिनियम द्वारा चलता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1935 के अधिनियम को भारतीय संविधान का ऋणी बताया। वर्धा योजना देखिए, वर्धा योजना क्या होगा? इस योजना को महात्मा गांधी द्वारा 23 अक्टूबर 1937 को लाया गया। इसे नई तालीम, बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इस योजना को आगे राष्ट्रव्यापी व्यवहारिक रूप दिया गया। वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली की नींव, याद रखिएगा, वर्धा शिक्षा योजना से पड़ी। वर्धा शिक्षा योजना के विषय में थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि बता के आपको जब क्लास लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। याद रखिएगा, वर्धा जो है जिला कहाँ है? महाराष्ट्र में। यानी सबसे पहले 1937 में वर्धा जिला में भारत के जितने बुद्धिजीवी, जितने राजनीतिक या उच्च वर्ग के लोग थे, उनको बुलाया गया, एक सम्मेलन किया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और यहीं पर एक बुनियादी शिक्षा की नींव पड़ी। बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है वर्धा शिक्षा योजना को। और कहा गया कि 7 वर्ष से लेकर 7 वर्ष, याद रखिएगा,
से लेकर 14 वर्ष, लेकिन वर्तमान जो शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, उसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को कहा गया था। तो वर्धा शिक्षा में क्या कहा गया, 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाई के साथ कमाई किया जाएगा, जो कमाई होगा उससे स्कूल का खर्च चलेगा। यानी बच्चे क्या करेंगे, स्कूल में जो है जो भी टोकरी उकरी होता था कच्चे आइटम से बनते थे, यानी दोपहर तो बच्चे पढ़ते थे, दोपहर के बाद बच्चे को काम करते थे और जिससे खर्च होता था वो स्कूल का सैलरी मास्टर लोग को दिया जाता था, स्कूल का खर्च चलता था। लेकिन यह क्या हुआ, आगे चल के फेल हो गया। फेल क्यों हो गया, क्योंकि एक ही चीज को बार बार जो बच्चे बना के जो है तो पब्लिक द्वारा पसंद नहीं किया गया। दूसरी बात कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खरीदारी कम करते हैं, स्वयं बना लेते हैं, वो लोग नहीं खरीदते थे। शहरी क्षेत्रों में कहीं सफल भी था, आगे चल के बुनियादी शिक्षा फेल हो गया कह सकते हैं। यानी वर्तमान में प्रश्न अगर आ जाए, प्रश्न ऐसे आता है कि भारत में बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा की नींव कैसे पड़ी, तो वर्धा शिक्षा योजना से क्या उद्देश्य था, पढ़ाई के साथ कमाई भी उद्देश्य था। कितने वर्ष के बच्चों के लिए था, तो 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। वर्तमान में शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बच्चों के लिए है, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 वाली जो शिक्षा नीति आई थी उसके तहत याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा है। ठीक है, कस्तूरी रंगन वाली शिक्षा की बात हम नहीं करते हैं, ठीक है, वो आगे है। आइए हम लोग देखते हैं इस योजना में 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था था। वर्धा योजना में संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास और ठोस चरित्र के निर्माण पर विशेष बल दिया गया। वर्धा जिला कहाँ है, महाराष्ट्र में है। 1937 के चुनाव देखिएगा, जब इससे प्रश्न आते हैं। 1937 ईस्वी को प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 15 नवंबर 1939 ईस्वी को जो है प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने का प्रमुख कारण यह था कि 1939 में शुरू द्वितीय विश्व युद्ध में उस समय के वायसराय लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया और देश को आपातकाल की घोषणा कर दिया। यानी क्या था, प्रश्न एक आ सकता है। प्रश्न यह आएगा कि आखिर जो 1937 का चुनाव हुआ उसमें जो है प्रांतीय जो है कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाग क्यों इसमें त्यागपत्र दे दिया, क्यों नहीं भाग लिया, इसलिए भाग लिया कि बिना पूछे उन लोगों से जो द्वितीय विश्व युद्ध में उनको ढकेल दिया गया। प्रश्न ये आता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। ठीक है, उसके बाद प्रश्न यहाँ एक है कि जिस कारण से मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, यानी वो लोग भी इसमें साथ दिए थे। अगस्त प्रस्ताव अब देखा जाए, अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में आया था, याद रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव को 8 अगस्त 1940 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने घोषित किया था। आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, भारत छोड़ो आंदोलन याद रखिएगा जब चल रहा था महात्मा गांधी द्वारा, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लिनलिथगो थे। दूसरा प्रश्न ये भी आ सकता है, जितने भी भारत में गवर्नर जनरल हुए उसमें से सबसे लंबे कार्यकाल तक किसने पद संभाला, तो लिनलिथगो ही संभाले थे, याद रखिएगा। और सबसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक जो है कौन से अध्यक्ष संभाले थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद संभाले थे, याद रखिएगा। सबसे युवा भी थे, सबसे कम उम्र के भी थे। आइए इसमें देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। अगस्त प्रस्ताव के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने पर सभी भारतीय दलों के प्रतिनिधियों की सभा बुलाकर उनके साथ संवैधानिक विकास पर विचार विमर्श किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया एक प्रस्ताव था। भारत के गवर्नर जनरलों में सर्वाधिक कार्यकाल लिनलिथगो था। पाकिस्तान की मांग, प्रश्न यहां से भी आ सकता है, पाकिस्तान की मांग कब की गई, तो 23 मार्च 1940 को किया गया। भारत को से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। प्रश्न क्या आएगा इसमें से देखेंगे, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुआ जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आपसे अगर हम प्रश्न पूछे, बताइए कि जब देश आजाद हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। तो बताइए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, तो याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना का नाम मत लीजिएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली बनते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना वहां के गवर्नर बनते हैं। जिन्ना हाउस कहाँ है, जिन्ना हाउस मुंबई में है, याद रखिएगा। आइए इसमें देखते हैं आगे हम लोग क्रिस मिशन 1942 को देखते हैं। क्रिस मिशन में क्या है, क्रिस मिशन का गठन 11 मार्च 1942 को होता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों को के बारे में भी पूछता है, जैसे आप याद रखिएगा, जैसे पूछ देगा कि जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय याद रखिएगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, एटली थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन याद रखिएगा जब हुआ, उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल थे। जब भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम होता है उस समय याद रखिएगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, पामस्ट्रॉन थे,
याद रखिएगा। या पूछ दे जब गोलमेज सम्मेलन होता है तो कौन थे, तो रैग्जे मैकडोनाल्ड थे। ये 3-4 प्रधानमंत्रियों का नाम याद रखिएगा, बाकी आपका काम चल जाएगा। यहां आप देखिएगा, लेकिन 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। इसे 30 मार्च 1942 को जो है सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने दिल्ली में प्रस्तुत किया था, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। क्रिप्स मिशन के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नए भारत संघ का निर्माण किया जाएगा, जिसमें अंदर का राज्य भारतीय जैसा चाहे वही नियम लागू होगा, बाहर की व्यवस्था ब्रिटिश सरकार जैसा चाहे वैसा होगा, जिसे अधिराज या डोमिनियन स्टेट के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि संघ में शामिल नहीं होना चाहे तो कोई बात नहीं, वह संघ से बाहर रह सकता है। और एक आपसे अनौपचारिक रूप से बता रहा हूं कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में हार्डिंग नीति के समय, और 1919 में लगभग समाप्त हुआ, 18 में समाप्त हुआ था। अब यहाँ देखिएगा, अंग्रेजों द्वारा महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी जो नेता थे उनसे इस बात से सहमति मना लेते हैं कि आप गांव-गांव जाइए और जाके युवाओं को तैयार करिए, और उन युवाओं को हमारे तरफ से, याद रखिएगा, जो है प्रथम विश्व युद्ध में भेजा जाए उनको, और जैसे युद्ध समाप्त होगा आपको संविधान बना के देके हम लोग चले जाएंगे। जब बाद में अंग्रेजों अपनी बातों से मुकर जाते हैं तो वही गांधी जी नाराज होकर असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, याद रखिएगा। फिर अंग्रेज क्या करते हैं, उसी गलती को या उसी झूठ को दोबारा यहाँ दोहराना चाहते हैं क्रिप्स मिशन के माध्यम से। लेकिन यहाँ गांधी जी बिल्कुल जो है इस चीज में सतर्क होते हैं, बिल्कुल उनकी बात को, या पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल उनकी बात को मानते नहीं हैं और अपना अपना स्टेटमेंट देते हैं, जो स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछता है। याद रखिएगा, ये क्या बात करते हैं, एक डोमिनियन स्टेट की बात करते हैं। ये कहते हैं कि एक राज्य बनाएंगे, एक देश बनाएंगे, इस देश भारत देश के अंदर जो है आप लोग जैसा चाहिएगा वैसा होगा, लेकिन बाहर हिसाब किताब मैं देखूंगा, जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा। लेकिन कोई अगर भारत के अंदर कोई राजा या कोई स्टेट कोई अगर चाहता है कि भारत में न शामिल हो तो अपना अलग देश बना के रख सकता है, जैसे कई देशों में है, फ्रांस में भी ऐसा, याद रखिएगा। जैसे इटली में आप जानते होंगे, इटली की राजधानी रोम है, रोम के बगल में वेटिकन सिटी है, यानी विश्व का सबसे छोटा देश जनसंख्या में और क्षेत्रफल में कौन सा है, वेटिकन सिटी है। किस देश के अंदर है, इटली के अंदर है। तमाम ऐसे देश हैं जिनके देश के अंदर देश है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी कई देश हैं, तो इसकी बात बाद में करेंगे। तो वो चाहते थे कि भारत में भी ऐसी व्यवस्था है, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं हुआ। और क्रिप्स मिशन के विरोध में देखिएगा स्टेटमेंट क्या आता है, क्रिप्स मिशन के गठन को कांग्रेस क्या करती है, अस्वीकार कर देती है। क्रिप्स मिशन का गठन पर जवाहरलाल नेहरू का कथन आता है कि मेरे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए थे, इनको हम शामिल कर लूं तो भारत कई राष्ट्र में बढ़ जाएगा। ये कौन कहते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। अब देखिएगा महात्मा गांधी क्या कहते हैं। महात्मा गांधी का कथन आता है कि क्रिप्स मिशन पोस्ट डेटेड चेक के समान है। ठीक है, कांग्रेस ने इस मिशन के लिए चर्चा के लिए मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त कर दी है। लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती नाम दिया था। ये तीनों चारों स्टेटमेंट देख लीजिएगा। पहला स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू का आता है क्या, कि मेरे पुराने मित्र किस शैतान के वकील बनकर आए हैं, इनको हम शामिल कर लूं तो भारत कई राष्ट्रों में बढ़ जाएगा। ये स्टेटमेंट ज्यादा आता है कि महात्मा गांधी क्या कहते हैं, क्रिप्स मिशन क्या है, पोस्ट डेटेड, यानी पहले पोस्ट डेटेड जो है ये चेक है। ठीक है, और लिनलिथगो क्या कहते हैं, गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती के नाम से ये मानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, और सबसे अधिक एग्जाम में आने वाला ये आंदोलन है। सब कुछ पॉइंट इसमें जोड़ दिया गया है, ध्यान से देखिएगा आप इसमें। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या होता है, एक तो कुछ बातें अनौपचारिक रूप से समझिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में होता है कैनिंग के समय, दोनों में कुछ समानताएं हैं। समानताएं क्या है कि दोनों जो है नेतृत्वहीन था, यानी जो नेतृत्व करने वाला था उसको जेल में बंद कर दिया गया था, तो नेतृत्वहीन हो गया। जब ये बात भारत छोड़ो आंदोलन में यहाँ के जो है नेताओं को मालूम चलती है तो तुरंत ये स्टेटमेंट देते हैं कि सभी सदस्य जो स्वयं के नेता हैं। याद रखिएगा, फिर भी दोनों जो है, याद रखिएगा, सफल नहीं हो पाता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब कोई विद्रोह, याद रखिएगा, जब कोई विद्रोह सफल हो जाता है तो उसे क्रांति कहते हैं, लेकिन जब कोई क्रांति असफल हो जाता है तो उसे विद्रोह कहते हैं। याद रखिएगा, तो अलग अलग इतिहासकारों ने अपने मत से अलग अलग कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन में प्रश्न आपकी एग्जाम में मैक्सिमम आता है कि कौन किस जेल में बंद था। जैसे महात्मा गांधी अहमदनगर जेल में बंद थे महाराष्ट्र में, वहां उन्होंने जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा कि जो
चीनी हैं, चीनी यात्री भारत को इंचू के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे हजारी प्रसाद या हजारीबाग जेल से जयप्रकाश जी भाग गए थे, ऐसे कई जैसे बेऊर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बंद कर दिया गया था। तमाम वो प्रश्न आते हैं जो इसमें शामिल किया गया है, और आपके एग्जाम में इस प्रश्न अगर आएगा तो कुछ छूटेगा नहीं। आइए देखते हैं इसमें। देखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्धा बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे सामान्यतः भारत छोड़ो प्रस्ताव या वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन क्रिस मिशन की असफलता के कारण महात्मा गांधी द्वारा ग्वालियर टैंक बंबई से इस आंदोलन की घोषणा करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की तिथि 8 अगस्त 1942 को होती है। भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 8 अगस्त 1942 को रात 12 बजे से सभी नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को होता है। यहाँ आप देख रहे हैं एक दिन पहले 8 अगस्त को ही रात 12 बजे से किस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है सभी नेताओं को जेल में बंद करना, ठूसना शुरू करते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया गया था। क्या नारा दिया गया था? प्रत्येक व्यक्ति अपना नेता स्वयं है, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा इस आंदोलन को भी नेतृत्वहीन करने का पूरा प्रयास किया गया, जैसे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को किया गया था, आप जानते भी होंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी भाषण में कहते हैं, गांधी जी क्या कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में, कि हम, ये स्टेटमेंट आ चुका है, हम अपनी गुलामी को अस्थाई बनाए जाना देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। कांग्रेस या तो कार्य करेगी या फिर मर जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का नारा था, करो या मरो। उषा मेहता, प्रश्न आ चुका है, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया ने रेडियो में संदेश प्रसारित करने का कार्य किया था। गांधी व सरोजिनी नायडू को आंगा पैलेस जेल पूना में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल, याद रखिएगा, पटना में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल झारखंड में रखा गया था, ठीक है, जहां से जेल से जयप्रकाश नारायण भाग गए थे। प्रश्न आ सकता है, भाग गए थे। उसके बाद पंडित नेहरू को अहमदनगर किला जेल या महाराष्ट्र में रखा गया था। अहमदनगर किला जेल महाराष्ट्र से रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, जिसका नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया था, भारत एक खोज था। इस पुस्तक में पंडित नेहरू ने लिखा कि चीनी यात्रियों ने भारत को इंतू के नाम से जानते थे। इंतू वाला एग्जाम में आ चुका है। हिटलर का देखिएगा यही कथन आता है। हिटलर कथन क्या आता है कि युद्ध में जीव महत्वपूर्ण होती है, न कि नीति। अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन था कि दुनिया विश्वास नहीं करेगा कि हाड़ मास के व्यक्तित्व, गांधी जी कहता है कि दुनिया विश्वास नहीं करेगा कि हाड़ मास के व्यक्ति भी भारत में आया था। नेक्स्ट आप देखेंगे, इसके बाद 21 दिन के लिए गांधी जी उपवास पर बैठ गए थे, और उपवास का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव व दबाव अंग्रेजों पर पड़ा। गांधी जी को जेल से रिहा किया जाता है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन से मुस्लिम लीग चूंकि पाकिस्तान का मांग कर रहे थे, हिंदू महासभा सक्रिय नहीं था, नामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी दूर थे। याद रखिएगा, यानी कांग्रेस ने देश को आजाद कराने के लिए शुरू से मेहनत किया था। याद रखिएगा, यहाँ के इतिहासकार लिखते भी हैं कि एक तो मुस्लिम लीग क्या करे, वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, उनका धारा अलग था। हिंदू महासभा इससे सक्रिय नहीं थे लोग, और नामपंथी या जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है इससे दूर थे। ब्रिटिश के प्रमुख प्रधानमंत्री के विषय में मैंने आपको बताया था, 4 प्रधानमंत्रियों का नाम तो जरूर रटे रहिएगा। एक 1857 में, याद रखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? पामस्टर्न, याद रखिएगा। दूसरा, गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं कौन? आर मैकडोनाल्ड। या फिर देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं विंस्टन चर्चिल, और भारत के आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं एटली। आप याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग भी टेस्ट को लिए नहीं है ले सकते हैं, 2000 रुपए टेस्ट का रेट है, याद रखिएगा, और ये 999 में भी दिया जा रहा है। इसकी खासियत क्या है कि पर डे, याद रखिएगा, टेस्ट होता है। अपना रैंक आप देख सकते हैं। 8 बजे लाइव क्लास चलता है। इस टेस्ट सीरीज में 1 साल वैलिडिटी के साथ आपको डेली टेस्ट, वीडियो क्लासेस, थियरी क्लासेस, सॉल्व पेपर मिलेगा। टक्कर बैच इसका नाम है। आप चाहें तो प्ले स्टोर से आदित्य क्लासेस एग्जाम को डाउनलोड कर सकते हैं, या इस नंबर पे आप जो है फास्ट टेस्ट लिखेंगे तो आपको टीम द्वारा इसका लिंक भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये अभी डिस्काउंट के साथ जो है बुक दिया जा रहा है। और याद
याद रखिएगा, जो भी टीचिंग लाइन के जीएस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं या कोई भी जीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये बुक लेकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिखरा हुआ महत्वपूर्ण तथ्यों को इस पुस्तक में वन लाइनर फॉर्म में डाल दिया गया है और जो है आयोग के सिलेबस के अनुसार याद रखिएगा ये आधारित है। दूसरा एडिशन है 2025 का, इसमें गलतियां नाम मात्र है, याद रखिएगा नहीं के बराबर है। कह सकते हैं कि examsiddhi.com से ले सकते हैं या रिलायंस अमेजन से भी ले सकते हैं या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। जो लोग नए हैं इससे आप जुड़ जाइए। सभी वीडियो की लिंक याद रखिएगा, सूचनाएं इसमें दे दी जाती है। तो इसी के साथ जो है इस क्लास को हम ओवर करते हैं। आप सबने मेरे क्लास को इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद 1-2 वीडियो और है, उसके बाद जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।